Anyhow, so I think Bilal, we should start. Some more people will join in, and first of all, thank you very much, Bilal, for agreeing to do this echo session on a very, very important topic of NAFLD, or with an N or with an M. I don't know. Yeah. We'll talk about it. Yeah. So Bilal doesn't need an introduction, but just for the sake of जो हमारी protocols हैं, he's associate professor of medicine and director of transplant hepatology fellowship, associate clinic chief hepatology in University of California, San Francisco. He's a great teacher, and we have always learned from him. And he's a regular and हमारा पक्का supporter, पक्का vote of Pakistan Society of Hepatology. So without, I think, wasting any more time, Bilal, I will hand it over to you. And then, we'll have some time for discussion. So if you can start your presentation. Yeah. आपको मेरी screen नजर आ रही है? Yes, we can see that. चलो, thank you, Asad, for the kind introduction. और काफी अरसे के बाद, लेकिन I hope कि और regularly I will be coming and giving. As Asad ने mention किया है, ये जो fatty liver के topics चल रहे हैं. I think this is the third lecture in this series. उसमें आज जो मेरा goal है, these are my disclosure before I go in, लेकिन nothing related to the talk. So before we go in, I just wanted to, मैं अपनी pictures को sort out कर रहा था recently, और मुझे याद आया कि हम लोग 4 साल पहले आपके गुजरांवाला में हम लोग आए थे echo program को monitor करने. And it was such an amazing experience कि मैं और नोरा अभी भी जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो वो हम discuss करते हैं अपनी अपने colleagues के साथ कि जो एक छोटी सी जगह पे इतना ज़्यादा काम हो रहा था, and how dedicated the team is. So first of all, I think I have to say that I'm always very impressed, or Asad should be congratulated on all the efforts he's been doing. Just running this echo program is like amazing achievement, and hopefully कि आप सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हम लोग जितने भी contribute कर सकते हैं. तो ये जो है काफ़ी लोग आए थे, and the welcome we got was amazing. तो मेरा outline होगी talk की in the next 35-40 minutes के अंदर कि हम लोग थोड़ा सा बात करें कि fatty liver होता क्या है, और हम लोग differentiate किस तरह करते हैं कि NASH जिसका हम word use करते हैं उसके ऊपर क्या difference है, उसके किस तरह ये natural history क्या होती है और कितना फैला हुआ है अमेरिका में और या दुनिया में. फिर हम लोग डायग्नोसिस की बात करेंगे, इसको प्रेजेंट किस तरह, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्राइमरी केयर के लिए होता है कि किस तरह हमने आइडेंटिफाई करने पेशेंट्स को जिनको स्पेशलिस्ट केयर चाहिए, जो ज़्यादा रिस्क हैं लिवर के हिसाब से आगे उनको बढ़ने के लिए, उनको किस तरह मॉनिटर करना चाहिए, और जो हम लोग पैथवेज कहते हैं जो अमेरिका में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि कौन से पेशेंट प्राइमरी केयर को देखने चाहिए और कुछ कौन से पेशेंट को जीआई और हेपेटोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए. तो पहले हम लोग अगर NAFLD की बात करें, और मैं उसमें बात करूंगा कि MAFL जो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड में क्या चेंज आ रहा है जब मैं डायग्नोसिस की बात करूंगा. तो अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई विल यूज द वर्ड NAFL, राइट. तो NAFLD और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हम लोग पूरे स्पेक्ट्रम और जो फैटी लिवर को करते हैं. उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो मेजॉरिटी पेशेंट होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड हेपेटिक स्टेटोसिस, मीनिंग के उसमें सिर्फ आपको फैट होगा आपके लिवर के अंदर, और उन पेशेंट्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, मीनिंग के कोई लिवर की इंजरी नहीं जा रही होगी और कोई उसमें स्कारिंग या फाइब्रोसिस नहीं होगी, और इस चीज को हम लोग NAFL यूज करते हैं, NAFL. फिर दूसरा ग्रुप है जिसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसमें जो फैट है वहां पर जो लिवर के अंदर वो इन्फ्लेमेशन और इंजरी करने लग जाती है, और वो पेशेंट्स होते हैं जिनको इन्फ्लेमेशन और इंजरी की वजह से स्कारिंग और फाइब्रोसिस डेवलप होता है. तो ये सारे अरसे से, इतने लंबे अरसे से, जब से 1980 से ये डायग्नोस हुई है डिजीज,
उसमें जो ज्यादातर डेटा आया था और जो अभी भी हम आपको प्रेजेंट करेंगे वो लिवर बायोप्सी पे आया था, जिसमें बायोप्सीज की थी हमने हजारों लाखों लोगों की, जिसकी वजह से हमने डिफ्रेंशिएट कर सके। जब हम लोग बायोप्सी करते हैं उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि कितना फैट है लिवर, उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन हो रही है, और उसमें बलूनिंग हमें कहते हैं कि उसमें जो है बढ़ा हुआ है हेपेटोसाइट, और फिर उसके अलावा होता है कि उसकी स्कारिंग क्या है और फाइब्रोसिस। जब हम फाइब्रोसिस और स्कारिंग की बात करते हैं, जब हम लिवर में, उसको स्टेजेस कहते हैं, उसमें ये होता है कि 0 का मतलब होता है कि उसमें किसी के अंदर स्कारिंग नहीं है या फाइब्रोसिस नहीं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, और 4 जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिरोसिस। मैं इसलिए इसको मेंशन करने आता हूँ, जब हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन से पेशेंट्स को रिस्क है और जिन पेशेंट्स को हम लोग डायग्नोसिस के ऊपर किसको फोकस करना चाहिए, उसमें हम एडवांस फाइब्रोसिस की बात करते हैं, जिनका स्कारिंग लेवल 3 या 4 और उसके करीब होता है, वो पेशेंट्स। हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें देयर लॉट ऑफ स्टेप्स, लेकिन एक सिंपल करने के लिए आपका ये नॉर्मल लिवर है जिसमें आपको कोई फैट नजर नहीं आ रही। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आपका फैट अक्यूमुलेट होने लग जाती है, उसमें काफी पे नहीं जाऊंगा। उनमें से फिर कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ज्यादातर लोग जो 70 से 75% होते हैं, लेकिन इनमें से जो 20 से 30% लोग होते हैं जो अमेरिका में 25 से 30% फाइब्रोसिस, एडवांस फाइब्रोसिस, बाद आपको पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें आपको लिवर फेलियर और लिवर कैंसर का रिस्क पड़ता है। काफी 40 से ज्यादा स्टडीज अगर आप देखा जाए, और दिस इज द डेटा कंबाइनिंग, तो उसमें से रिस्क ऑफ फाइब्रोसिस मतलब कि आपका एक स्टेज से, जो हम लोग बताया था कि 0 कोई स्कारिंग, 7 साल लगते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज जब इनको नैश हो जाता है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि associated, like metabolic syndrome हम कहते हैं, obesity, type 2 diabetes, hyperlipidemia। अदर चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा फाउंड कर रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि औरतों में, यंग लोगों में, और वो हम लोग काफी ज्यादा डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। और वी आस्क द रिस्क फैक्टर जब भी हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की कोई भी औरत को देखते हैं, ताकि रिस्क फैक्टर। But there are other risk factors जो कि हम लोग सोचते हैं और they are associated, उसमें थायराइड का, हाइपोथायराइड, स्लीप एपनिया एसोसिएशन, hypopituitarism, hypogonadism, psoriasis का आया है, celiac disease, but these are not a complete list and हमें ज्यादा उसको और अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जब आप ये, हमने अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक तो स्टडीज लिखी थी जामा में, हमने कि अमेरिका के अंदर, और ये पूरी दुनिया में भी यही होगा, आप पाकिस्तान को भी देख लो कि यूएस पॉपुलेशन में कितने लोगों को ओबेसिटी थी, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल था। उसमें से आइसोलेटेड फैट, जिसको हम नेफल कहते हैं, वो कितना था, और नैश जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है। बट एक बड़ी सिंपल सी, एक पूरी जो भी स्टडीज आप देख लो, कि ज्यादा आपके पास रिस्क फैक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा कि अगर आप ओबीस हो तो नैश पेशेंट के अंदर, जिसमें हम बायोप्सी करते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें 80% लोगों को ओबेसिटी है। ब्लड प्रेशर 68% को टाइप 2। तो जितने ज्यादा आपके रिस्क फैक्टर्स होंगे, उतने ज्यादा आपका रिस्क होगा आगे बढ़ने का, लिवर डिजीज का प्रोग्रेस होने के लिए। ना एक और चीज जो आप सुनते होंगे, लीन नैश जो हम कहते हैं, उसका मकसद यही है कि कुछ काफी लोग हैं, खासतौर पे एशिया के अंदर जो ज्यादा डेटा आता है, उसमें लोगों का बीएमआई, जो कि WHO का अगर आप क्राइटेरिया लेते हो, तो आपका बीएमआई 25 से कम हो या 23 होना चाहिए एशियन, उसको हम लीन फैटी लिवर कहते हैं। अमेरिका वगैरह में और काफी जगह पे हमें ज्यादातर ओबीस लोग होते हैं जिनको आपको लगता है। नाउ अभी उसकी काफी स्टडीज आ रही हैं, लेकिन जो प्रेवलेंस रहते हैं अमेरिका में अबाउट 7% के करीब है, और एशिया के अंदर 19% है, डिफरेंट स्टडीज के अंदर आप करो।
लेकिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लीन के ओबेसिटी को आप ले भी लो आउट ऑफ द पिक्चर लीन के लिए, बाकी सारी चीजें जो मेटाबॉलिक और कार्डियोवैस्कुलर प्रोफाइल है वो सारी सेम होती है। और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो होता है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट आपकी कहाँ पर है, खासतौर पे जो हम लोगों में विसरल एडिपोसिटी कहते हैं कि हम लोग पेट के अंदर ज्यादा फैट कैरी करते हैं। और उसके अलावा और भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर हैं, देयर वेरी गुड स्टडीज दैट हैव बीन डन अबाउट दैट। ना ये पुराना है और अरुण सैनियाल से मैंने ये स्लाइड ली थी और एक्चुअली काफी पुरानी स्टडी है। इसमें ये है कि ये दो, एक इंडियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है और ये फ्रेंच एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, दोनों का बीएमआई बिल्कुल सेम है। उन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट देखी थी और बॉडी फैट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो जो फ्रेंच एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का 9% था और जो इंडियन था सेम साइज के ऊपर। और वो तो हम लोग की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है, इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो फैटी लिवर के लिए आपके एसोसिएट होता है। अब हम लोग जब ग्लोबल प्रेवलेंस देखते हैं कि भाई फैटी लिवर दुनिया में कितना है, इट्स मैरी रेनेला का बहुत अच्छा आर्टिकल था जो 2016 में उसने पब्लिश किया था। उसमें दे ट्राई टू लुक एट द प्रेवलेंस ऑफ इट। अमेरिका में 24% है और बाकी कंट्रीज के अंदर और उसमें से 9% या 22 मिलियन पीपल अभी दुनिया में ऑलरेडी हैव एडवांस फाइब्रोसिस, राइट? The problem is that majority of these patients, just like hepatitis C or other disease, don't even know that they have any liver disease. So that's why हमें identify करना होगा कौन से patient है जिनको advanced fibrosis का risk है और किस तरह हमने उनको monitor करना है। Now, एक और चीज जो इस स्टडी में दिखाई थी कि prevalence जो थी वो आपके एक ओबेसिटी रिस्क के साथ बढ़ी थी और दूसरी कितनी कैलोरीज हम लोग खा रहे हैं। तो ऑल्सो अगर आप देखें कि दुनिया में अमेरिका हो गया जिसमें 3600 से ज्यादा 3600 से ज्यादा आपकी किलो कैलोरी पर डे, तो वो रिस्क जो है आपकी कैलोरी कंजम्पशन के साथ था। अब आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि कोविड और उससे पहले भी पाकिस्तान इंडिया में कैलोरी कंजम्पशन और उस चीज पे फोकस करें। और जिस तरह आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी आपका फैटी लिवर का रिस्क हमारे में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ना दूसरा रिस्क जो है डायबिटीज का, उस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर आप देखें कि प्रेवलेंस फैटी लिवर का, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट लेते हैं, राइट, सारे, तो ये यूनिवर्सिटी की जो स्टडी थी 2019 के अंदर, उसमें 55% के करीब आपके डायबिटीज के अंदर फैटी लिवर था, सही है। और सेम थिंग कि उन्होंने डिफरेंट जगहों से लिया था साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में आकर 57% है, बाकी जगहों पे यूरोप में कुछ में 68% है। अगेन ये जो भी स्टडीज होती है, यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इन्होंने वो डिफरेंट नंबर्स को लेते हैं, उसमें नॉट ऑलवेज एक्यूरेट बट दिस इज व्हाट वी एस्टिमेट कि 55% के लोगों के करीब डायबिटीज है। नाउ ये मुझे रिसेंटली जब ये मैंने पढ़ा था पाकिस्तान में डायबिटीज इज शॉकिंग टू मी, राइट। और ये आप लोग जो लोकल हैं उनको ज्यादा पता होगा कि ये जो लेटेस्ट इंटरनेशनल डायबिटीज स्टडी आई थी उसमें उन्होंने कंपेयर किया था पाकिस्तान को। 2019 से 70% डायबिटीज पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। 1 in 4 adults in Pakistan has diabetes. उसके अलावा 11 मिलियन ऐसे हैं जिनको इम्पेयर्ड डायबिटीज। और आई थिंक ये वाही चीज इसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को बीट कर दिया है कि अमेरिका से चौथे नंबर से 35वें नंबर पे पाकिस्तान ने बीट किया है। और चाइना इंडिया के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दुनिया में डायबिटीज है, 32 मिलियन। और ये एस्टिमेट अगर आप देखें 2030 या 2045, इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग। तो ये जो है पहला मैसेज है कि जो प्राइमरी केयर्स और जीआई लिवर, ये अब हम लोगों ने साइलोस में काम नहीं करना, हम लोगों ने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज, प्राइमरी केयर, हर एक को मिलके, बिकॉज द कॉमन फीचर्स आर सेम इन पेशेंट विद फैटी लिवर डिजीज। जो मैंने मेंशन किया था कौन से लोग हैं जिनका रिस्क है प्रोग्रेशन का, आगे कौन पढ़ सकता है लिवर डिजीज के हिसाब से, तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर आप जितना आपका वेट हो, डायबिटीज हो, मेटाबॉलिक फीचर हो, एथनिसिटी में देयर आर सर्टेन जीन्स जो हम लोग चेक कर रहे हैं और भी अभी रेडी नहीं है कोई, लेकिन हिस्पैनिक अमेरिका में और एशियंस का ज्यादा है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल और कुछ और है। लेकिन जो एज, अगर आपकी 50 से ज्यादा और टाइप 2 डायबिटीज है या आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है सिरोसिस नैश के साथ, वो ज्यादा स्टडीज में आ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्लिनिकल प्रेडिक्टर के आगे बढ़ने के लिए कौन है। नाउ ये एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है कि अगर आप फैटी लिवर के पेशेंट और टाइप 2 डायबिटीज को लेते हैं, उन लोगों को
पेशेंट्स को एज कम्पेयर टू डायबिटीज जिनको फैटी लिवर नहीं है, पेशेंट विद फैटी लिवर एंड डायबिटीज उनके रिस्क बाकी चीजों के भी ज्यादा होते हैं। अगर आप देखो कि उसके हार्ट डिजीज ये ऑरेंज या पिंक के अंदर ये पेशेंट विद फैटी लिवर है, आपका स्ट्रोक का रिस्क आपके काफी, इवन आपके जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो ये बहुत ही कंसिस्टेंट है कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट को जिनको फैटी लिवर नहीं है उनको लेते हो एज कम्पेयर टू जिनको है, तो डायबिटीज और फैटी लिवर वालों के बाकी वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और हम सबको पता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट विद फैटी लिवर अगर आप सबको लेते हो इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो उसके चक्कर में अगर हम देखते हैं ज्यादातर जो मैकेनिज्म होते हैं, अगर आप हार्ट डिजीज ले लो, आप डायबिटीज ले लो, फैटी लिवर दे दो, वो एक ही तरह काम करें। आपकी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो कि ओबेसिटी या एडिपोज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद फाइब्रोसिस या स्कारिंग अगर आप ब्लड वेसल्स में कर लो, पैंक्रियास में कर लो। तो इसलिए जब हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो हमें वी हैव टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, कि हम सिर्फ एक चीज नहीं ले सकते। और इस वजह से जब मैनेजमेंट अगर आपकी फ्यूचर में इसी पे फोकस होगी, ये मैंने ऑलरेडी मैनेज कर दिया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नंबर 1 कॉज है। लेकिन एक और चीज जो आपको हमें ज्यादा रिकग्नाइज हो रही है कि देयर आर अदर कैंसर्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड। लिवर तो ऑब्वियसली अगर आपका सिरोसिस, एडवांस फाइब्रो, लेकिन कोलन कैंसर हो गया, सम नॉन जीआई मैलिग्नेंसी लाइक किडनी और ब्रेस्ट कैंसर हम देख रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर कैंसर्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद, और वो आप ओबेसिटी या डायबिटीज एंड कॉम्बिनेशन विद फैटी लिवर को आप मिला लो। तो लास्टली जो है, बिफोर मैं डायग्नोसिस की बात करता हूँ कि फाइब्रोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत स्टडीज आ चुकी हैं इसके ऊपर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रोसिस मीनिंग अगर आपका स्कारिंग हो जाए लिवर के अंदर, वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है कि पेशेंट मोर्टेलिटी क्या होगी नैश के अंदर। और इसीलिए सारा फोकस है कि हम आइडेंटिफाई करें उन पेशेंट्स को जिनका फाइब्रोसिस रिस्क सबसे ज्यादा है। ये हम लोगों की हमारा जो नेटवर्क है NAFLD, उसकी लेटेस्ट स्टडी आई थी लास्ट ईयर न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल पे, जो कि अरुण द सीनियर ऑथर हमारे नेटवर्क में। ये स्टडी थी कि 1700 के करीब पेशेंट थे जो हमने बायोप्सी किए थे, जिनको हमने फॉलो किया था, मीडियन फॉलोअप 4 साल का था। उसमें डिवाइड किया था कि जिसका F0 फाइब्रोसिस है, नहीं F3 या F4। तो एक चीज बड़ी कंसिस्टेंट आई थी, अगर आपका ब्रिजिंग फाइब्रोसिस या F3 या F4 है, उन पेशेंट्स को सारे लिवर रिलेटेड मोर्टेलिटी। The interesting thing is कि हमने कुछ cases like bridging fibrosis, even आपके hepatic encephalopathy और hepatocellular cancer देखने लगे। लेकिन also किसी भी cause of death, even cardiovascular death was increased in patients जिनकी scarring level ज्यादा थी, right? The F3, F4। तो ये बड़ा एक long term prospective study थी। तो fibrosis जो scar का level था was associated with ना सिर्फ liver related complication but also overall death के लिए। और उसके अंदर there are other studies कि diabetes also was a very big predictor of advanced fibrosis। और ये एनहेंस का डेटा था जो हमारा अमेरिका का एक बड़ा डेटा सेट है, जिसमें अगर आपके पास डायबिटीज हो, that was the single most important factor जो कि आपका फाइब्रोसिस आगे बढ़ाता है। लेकिन एक स्टडी हुई थी यूरोप के अंदर, उसमें उन्होंने पूछा था एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आ रहे हैं आपको है कि जिनका एडवांस फाइब्रोसिस है। मेजॉरिटी लोगों ने बोला था कि हमारे डायबिटिक को या तो 1% से कम है या 1 से 5% है। लेकिन जो स्टडीज हुई हैं कि 17% लोगों को, 17 to 18% लोगों को डायबिटीज के अंदर हैज एडवांस फाइब्रोसिस। तो देयरफॉर हम लोगों को फोकस करना है डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर जिनको आइडेंटिफाई जितना एडवांस फाइब्रोसिस। उसकी वजह से अगर आप सोसाइटी गाइडलाइंस को देखो कि अगर आपकी स्क्रीनिंग रेकमेंडेड है टाइप 2 डायबिटीज में, रिसेंटली यूरोपियन सोसाइटीज के एंडोक्रिन हो जाए, उन्होंने रेकमेंड किया अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ASLD जो 2019 और 18 में थी गाइडलाइन, उसमें अभी नहीं, लेकिन न्यू गाइडलाइन में दे वुड। तो टाइप 2 डायबिटीज वुड बी द वन कंडीशन जो हमने स्क्रीन करना होगा एडवांस फाइब्रोसिस के लिए। नाउ अगर आप पेशेंट्स को आपके क्लिनिक में आ रहे हैं, मेजॉरिटी पेशेंट्स के पास कोई सिम्टम्स नहीं है। कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है जो कि कहेंगे कि हमें थोड़ा सा, उसमें ये होता है कि लिवर थोड़ा सा इनलार्ज होता है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है, तो उसमें, और फटीग इज अ वेरी कॉमन थिंग, उसमें स्लीप एपनिया होता है। मैं लिवर एंजाइम्स की बात करूंगा कि मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिवर टेस्ट अगर बढ़े हो तो बहुत कम बढ़े होंगे, लेकिन मेजॉरिटी 50 to 60% लिवर एंजाइम्स आर कंप्लीटली नॉर्मल, और देयर आर अदर लिवर कंडीशंस दैट कैन बी एसोसिएटेड जो आपको रूल आउट करनी होगी। तो 2 चीजें होती हैं, जब आप फेरिटिन बड़ा हो सकता है फैटी लिवर के अंदर, लेकिन इवन आयरन ओवरलोड ना,
और एक क्वेश्चन एटलीस्ट अमेरिका में बहुत कॉमन, क्योंकि हम लोग आराम से सारे टेस्ट कर लेते हैं कि स्मूथ मसल एंटीबॉडी और एंटामाइट्रोल कैन बी पॉजिटिव इन फैटी लिवर डिजीज, और नॉर्मली आपको सिर्फ उस जगह पे भेजनी चाहिए जब आपके लिवर टेस्ट बड़े हों आपको रूल आउट करने के लिए। तो ये है कि जब लिवर टेस्ट 50 से 60 पेशेंट लोगों में नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर बड़े हुए हों इट कैन बी एसोसिएटेड विद डिजीज प्रोग्रेशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल एएलटी हो तो उसको फैटी लिवर नहीं हो सकता, और उसको दे आर 60% लोग ऐसे होते हैं जिसमें एडवांस डिजीज है नॉर्मल एएलटी, लेकिन एट सम पॉइंट द एएलटी वाज बढ़ा हुआ था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी थी उसके ऊपर यहाँ के वीए हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें उन्होंने प्राइमरी केयर्स को पेशेंट्स के नोट देखे थे 250 से ज्यादा। उसमें उन्होंने देखा था कि पेशेंट थे जिनको फैटी लिवर था और उनका लिवर एंजाइम एएलटी लेवल 2 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा हुआ था। उसमें उन्होंने देखा था कि पेशेंट जो सिर्फ उन लोगों को प्राइमरी केयर ने रेफर किया था स्पेशलिस्ट को जिनके लिवर टेस्ट पड़े हुए थे, और किसी ने अपने नोट्स के अंदर लिवर टेस्ट का मेंशन नहीं किया या डायग्नोसिस ऑफ फैटी लिवर नहीं मेंशन की, कुछ रिकमेंडेशन नहीं थी। उनमें से 3% लोगों को ऑलरेडी एडवांस फाइब्रोसिस था। तो इट इज स्टिल अनरिकग्नाइज्ड प्राइमरी केयर सेटिंग के अंदर, इसीलिए वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि आइडेंटिफाई कर सकें पेशेंट्स को। और एएलटी जो लिवर टेस्ट के ऊपर हम फोकस अकेला नहीं कर सकते, वो दिस इज द पार्ट ऑफ द पिक्चर नॉट द होल पिक्चर। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग जो कि एंड में मैं आपको बताने आता हूँ कि आपके लिए क्या जरूरी है, राइट? अगर आपके एक पेशेंट्स को फैटी लिवर है या नहीं, उसमें आपका इमेजिंग हो सकती है, कैप्स और आपसे आराम से बता सकता है आपका पेशेंट वो कैन डाई फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज, उसमें फाइब्रोसिस स्टेज इज द बेस्ट रीडआउट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने अदर ऑर्गन्स में बात करनी चाहिए कि हार्ट क्या है, उसका लिपिड प्रोफाइल, उसका ईकेजी, किडनीज उसकी कैसी हैं, पैंक्रियास, डायबिटीज का रिस्क है नहीं, ये चीजें कॉमन। अगर हम गाइडलाइंस देखते हैं, अभी प्रॉब्लम ये है कि गाइडलाइंस जो कि 1980s में हम लोग जब डायग्नोस किया था फैटी लिवर को, जब इन्होंने, तो वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन था। उसमें ये था कि आपको फैटी लिवर हो लेकिन उसके अलावा कोई अल्कोहल नहीं पी रहा हुआ हाई डोज में, कोई और कॉज ना हो फैटी लिवर का, कोई और लिवर कंडीशन ना हो, तो उसकी वजह से देयर इज अ होल फोकस के वेदर हम लोग जो फैटी NAFLD का वर्ड यूज करते हैं इज द करेक्ट, बिकॉज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन की जगह हमने डायग्नोसिस ऑफ इंक्लूजन करना है। उसकी वजह से देयर इज अ होल पुश कि हमने नॉमेनक्लेचर चेंज करें कि एक्सक्लूजन की जगह हम उसको कहें मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर भी पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक कहते हैं, वो समझते हैं कि मैं अल्कोहल का नाम, पेशेंट्स आर नॉट। तो इसकी वजह से जुलाई के अंदर देयर इज अ बिग मीट ईजल ASLT और सारी, और मोस्ट लाइकली आफ्टर जुलाई we may likely just go with a metabolic associated fatty liver disease, लेकिन there's a big meeting obviously जो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, सारी जो स्टडीज हैं वो NAFLD पे बेस्ड हैं। तो हम जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स को रूल आउट कर रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, तो इट विल कैन टेक सम टाइम टू मेक दैट। और वो बड़ा सिंपल सा होगा कि अगर आपके पेशेंट को फैटी लिवर है, आइदर अल्ट्रासाउंड, और वो ओबीस है या ओवरवेट है, आप उसको NAFLD डायग्नोज कर लोगे, यू डोंट हैव टू रूल आउट फॉर एनीथिंग एल्स। टाइप 2 डायबिटीज से आप उसको कर दोगे। नो ये लीन है जो मे बी आपके काफी पेशेंट्स होंगे, उसमें आपके 2 मेटाबॉलिक फीचर्स होने चाहिए, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड। तो दिस वुड बी द न्यू टर्म जो कि अमेरिका में भी अभी कंसिस्टेंटली यूज हो रही है या एशिया में, लेकिन अमेरिका में वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर फोकस शुरू हो जाएगा। नाउ एक और चीज जो है, हम अगर हम गाइडलाइंस देखें तो अभी भी आप यू कैन नॉट रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सब पेशेंट्स को स्टार्ट स्क्रीनिंग, राइट? जो भी आ रहा है, जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर की या कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग है अमेरिका में, लेकिन हम लोग कहते हैं कि पेशेंट जिनको आपका पेन हो रहा है, लिवर एनलार्ज है, आपके एग्जामिनेशन में एलिवेटेड लिवर टेस्ट, अगर मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन है, मेटाबॉलिक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और फैमिली हिस्ट्री, हम उसको स्क्रीन करते हैं। और एज मेंशन मैंने जो आपको पहले बताया था, डायबिटीज आर द ग्रुप जिसमें चेंज हो जाएंगी गाइडलाइंस, और डायबिटीज पेशेंट विल लाइकली गेट स्क्रीन फॉर फैटी लिवर डिजीज अमेरिका में। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में इंश्योरेंस पेज फॉर इट, तो अगर हम लोगों ने चेंज करना है तो the guidelines have to change before insurance can pay. So that would be the new recommendation. Now अगर आपने डायग्नोज करना है, अल्ट्रासाउंड स्टिल द बेस्ट टेक्नोलॉजी। आपका अल्ट्रासाउंड में लिवर जो है काफी ब्राइट आता है, एक्वा टेक्सचर किडनी के हिसाब से जो होता है वो काफी ब्राइट होता है, वेस्कुलर ब्लरिंग होती है,
और ज्यादातर आप बड़े इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली ऑन था कि आपका फैट अगर 30% से 30% से कम हो तो आपका नहीं, लेकिन अब रेडियोलॉजिस्ट आर प्रीटी गुड इन डायग्नोसिस फैटी लिवर डिजीज। MRI is the most sensitive. अमेरिका में काफी ज्यादा MRI यूज होता है। It can detect at least 5% of the fat, वो PTFF कहते हैं हम लोग। और that अगर आप जो नए क्लिनिकल ट्रायल देखेंगे उसमें ये यूज होता है MRI to see the change overall। लेकिन मसला ये है कि पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, और पाकिस्तान जैसी जगह पे कॉस्ट विल बी, और इवन अमेरिका में कॉस्ट विल बी अ ह्यूज इशू। लेकिन दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी और उसको सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और 5 मिनट का MRI ये लोग कर सकते हैं आजकल के जमाने में। मसला ये है कि जब हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, दे आर नॉट ग्रेट चेंज। अभी भी हम लोग पिक्चर्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड, MRIs या बायोमार्कर्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं जो कि हम लोग यूज कर सकें। दे आर वेरी गुड डेवलपमेंट। इसीलिए अमेरिका में एटलीस्ट हम लोग लिवर बायोप्सी स्टिल हम लोग करते हैं कुछ पेशेंट में जिनके लिवर टेस्ट बढ़े हों, और हमने इन्फ्लेमेशन पे फोकस करना होता है। लेकिन एवरी कंट्री इज डिफरेंट। लेकिन अभी भी हम अमेरिका में बायोप्सी का रोल है नैश को करने के लिए। अब मैंने जो फाइब्रोसिस की बात की थी उसके ऊपर क्या चीज अवेलेबल है, राइट? उसमें दो चीजें, एक तो आपके लैब और क्लिनिकल। उसमें सिंपल टेस्ट जो हैं आपके हम लोग बात करेंगे 5th फ्लोर पे, और NAFLD फाइब्रो स्कोर अवेलेबल है। उसके अलावा भी हैं कॉम्प्लेक्स अब आ गए हैं जिसको हम एनहांस लिवर फाइब्रोसिस, लिवर फास्ट और भी आते जा रहे हैं। लेकिन दीज आर टेस्ट जो कि महंगे होंगे, और वो पाकिस्तान में अभी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इवन अमेरिका में भी आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल हो रहा है। उसके अलावा अगर इमेजिंग की बात करते हैं हम इलास्टोग्राफी, मीनिंग जो इलास्टिसिटी हम चेक करते हैं कि लिवर की स्टिफनेस कितनी है, उसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स है। हम लोग फाइब्रो स्कैन यूज करते हैं, MRI जो MR इलास्टोग्राफी, और शेयर वेव जो कि अल्ट्रासाउंड बेस्ड इलास्टोग्राफी है। उसमें जो बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और एक तो 5th फ्लोर स्कोर है, सही है। वो आपके पास आपकी उम्र कितनी है, AST, ALT और प्लेटलेट काउंट कितना है। और NAFLD फाइब्रो स्कोर में आपकी 3 चीजें और हैं इसके अलावा, आपका BMI, एल्बुमिन क्या लेवल है, और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज मतलब कि डायबिटीज है या नहीं है। ये सारे टेस्ट आप यूज करते हो कि आप रूल आउट कर सको एडवांस डिजीज को, एडवांस फाइब्रोस जो मैंने मेंशन किया था क्यों जरूरत है। और इसके अंदर एज के साथ इट कैन वेरी, और डायबिटीज के अंदर मे बी लेस एक्यूरेट, बट इट इज अ बेस्ट टेस्ट। तो अगर आपके 5th फ्लोर जो आप टेस्ट कैलकुलेट करते हो लेस देन 1.3, और डायबिटीज में डिफरेंट वैल्यूज हैं, और अगर ज्यादा है तो यू कैन मेक अ वेरी इजी डिटर्मिनेशन। बहुत ज्यादा स्टडीज आई हैं इसमें कि 5th फ्लोर जो लेवल है वो आपका प्रिडिक्ट कर सकता है डीकॉम्पनसेशन और लिवर कैंसर और अदर कॉम्प्लिकेशंस के लिए ऑल्सो। जब आप फाइब्रो स्कैन की बात करते हो, विच इज अमेरिका में बहुत इजीली, और पाकिस्तान में भी आई नो काफी जगह पे अवेलेबल है। इट्स ऑल्सो फैक्टर है कि आप रूल आउट कर सको एडवांस डिजीज के लिए, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, और बहुत इट्स अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग अमेरिका में अवेलेबल है। MR और शेयर वेव है, लेकिन उसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें आपको रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, आपको टेक्नीशियन चाहिए जो कि महंगे। अगर आप आजकल MRI का बहुत ज्यादा अमेरिका में है जोर चल रहा है, और उसमें डिफरेंट जगह पे हम चेक करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और उसमें ये होता है कि आपके नॉर्मल ये स्कारिंग के लिए हम चेक करते हैं, ब्लू जो होता है नॉर्मल होता है, और जैसे वो ग्रीन, येलो और रेड जो है वो सिरोसिस, और इसको हम फॉलो कर सकते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म स्टडीज कर रहे हैं इनको फैटी लिवर के पेशेंट्स को एवरी ईयर करने के लिए, ताकि, और definitely this may be the future, especially in America, MR based technology, because it's the calculations और जो इसकी reliability बहुत अच्छी है, क्योंकि फाइब्रो स्कैन्स का फेलियर रेट भी होता है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप कौन सा ब्रोप यूज कर रहे हो, कितना पेशेंट ओबीस है, खाना खाया है, लिवर टेस्ट कितने हैं। इसके अंदर कंपैरिजन के लिए अगर आप देखा जाए, जो हम लोग ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन यूज करते हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है, राइट? उसमें ये होता है कि आप फैट को भी देख सकते हो, और उसको फाइब्रोसिस को तो आप देख ही सकते हो। रेडियोलॉजी बेस्ड टेस्टिंग जो है MRI और अल्ट्रासाउंड बेस्ड अभी इमर्जिंग है, देयर मोर डेटा कमिंग आउट, बट जो पैसे के हिसाब से इट विल बी एक्सपेंसिव। और अभी ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, मीनिंग उसके ऊपर चेक करने के लिए, अब हमारे पास पोर्टेबल फाइब्रो स्कैन हम कहीं भी ले जाकर उसको चेक कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर फेलियर रेट है, उसमें कौन कर रहा है, और डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो लास्टली मैं उस पर खत्म करना चाहूंगा कि आपका रेफरल पाथवेज क्या होना चाहिए, सही है? किस तरह आप प्राइमरी केयर सेटिंग में और कहीं भी सेटिंग में आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो। जब आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका इट शुड बी कि आपको
जितने भी pathways होने चाहिए उस पे scarring क्या है, मैंने I hope कि मैंने फाइब्रोसिस का मेंशन करने की इसलिए फायदा था, जरूरत थी कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्या है। इट शुड बी अ फर्स्ट लाइन एक्सेस, आपको इजीली कैलकुलेट कर सको, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और प्रेडिक्टिव वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए कि आप रूल आउट कर सको एडवांस डिजीज को। सो ये जो है फसिया और एजीए के साथ मिलके इज अ बिग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, उन्होंने क्लिनिकल पैथवेज अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए आई थिंक दे ट्राई टू कम अप कि कौन से पैथवेज चाहने चाहिए, और उसमें यही है कि स्ट्रेटिफाई कर सकें बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर्स कि किसको जरूरत है स्पेशलिस्ट की। तो उसमें इन्होंने ये किया था कि आपने पेशेंट्स जो आइडेंटिफाई अगर आप करते हो उसकी हिस्ट्री के ऊपर, लिवर टेस्ट के ऊपर, पहली चीज आपको जो नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है FIB-4 से हम लोग रेकमेंडेड है, सही है। FIB-4 एज आई मेंशन कि उसमें आपका उम्र कितनी है, ALT, AST और प्लेटलेट काउंट कितना है, उसमें लेस देन 1.3 और उसमें इनडिटर्मिनेट और ग्रेटर देन 2.65 67 जो हम कहते हैं एडवांस फाइब्रोसिस के ऊपर। अगर आपका लो रिस्क है दिस पेशेंट, आपने उसको डाइट एंड एक्सरसाइज की बात करनी है और उसको पेशेंट को आपने हर 2-3 साल के अंदर ये आप FIB-4 टेस्ट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। बाकी ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इंटरमीडिएट और हाई रिस्क, सही है। अभी अमेरिका में एटलीस्ट जब हाई रिस्क ग्रुप होता है जिसका FIB-4 ज्यादा होता है, हम लोग हेपेटोलॉजिस्ट के पास या हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं। जो इंडिटर्मिनेंट ग्रुप है उसमें रिकमेंडेशन इज कि आप जो हो फाइब्रोस्कैन, लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट आप करते हो, और अगर फाइब्रोस्कैन में अगर आपका लो है रिस्क लाइक लेस देन 8 जो हम कहते हैं, वो आप सिर्फ उसको फॉलो करो अपने क्लिनिक के अंदर। इंटरमीडिएट रिस्क और जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें हम लोग टेक्नोलॉजीज कर सकते हैं, हम लोग MRI कर सकते हैं, कुछ लोगों को पेशेंट लिवर बायोप्सी होती है, कुछ ऑब्वियसली सिरोसिस होते हैं ऑलरेडी हमें होता है तो उनको हम सिरोसिस की तरह मैनेज करते हैं। लेकिन देयर आर काफी ज्यादा और सिस्टम्स आउट देयर हैं, इंग्लैंड का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, दिस इज जस्ट एक चीज है। The bottom line is कि आपने एक सिंपल टेस्ट यूज करना है, उसमें आप कोई भी करो, लेकिन FIB-4 की डेटा इज वेरी गुड एंड इट्स सच अ सिंपल टेस्ट कि हम लोग उसको मैं अभी यूज इट वेरी कॉमनली हमारे प्राइमरी केयर सेटिंग में, हमारे जो प्राइमरी केयर है वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिक हो जाता है और उसमें वो पैथवेज आ जाते हैं कि इस पेशेंट को फॉलो कर दो, इसको भेज दो उसके ऊपर, ताकि हम लोग कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट्स को देखने के लिए तो हम लोग किसको करें। और लास्टली मैं इसी पेपर के अंदर उन्होंने दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कुछ लोगों को किस तरह मैनेज करना है, राइट। अगेन द टॉपिक मेरा नहीं है मैनेजमेंट के ऊपर, ऑलरेडी इसके ऊपर टॉक हुई होगी, लेकिन जो लो रिस्क ग्रुप होते हैं वो प्राइमरी केयर, डाइटिशियन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, और जो हाई इंटरमीडिएट है हम लोग उसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली हमारे सारे पेशेंट को डाइटिशियन चेक करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर जरूरत हो, डायबिटीज, कार्डियोलॉजिस्ट और पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है। आपने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन क्या उसको करना है, और वो हैव टू बी वेरी सेंसिटिव पाकिस्तान के हिसाब से, अपने पाकिस्तान की रिकमेंडेशन, नॉट के अमेरिकन या ईजल की आप रिकमेंडेशन शुरू कर दो। और उसके अंदर आई थिंक हमने काफी दफा बात की है कि सोसाइटीज कैन हेल्प पाकिस्तान की कि व्हाट वुड बी द बेस्ट डाइटरी रिकमेंडेशन हमारी कंट्री के हिसाब से। वेट लॉस हर कैटेगरी में आपका इंपॉर्टेंट होता है, और फार्माकोथेरेपी क्योंकि नैश के अंदर जो दवाइयां आ रही हैं नई या आएंगी वो सिर्फ रेकमेंडेड होंगी जिनके हायर रिस्क ग्रुप है, नॉट इस ग्रुप के ऊपर जिनको होगी। ऊपर से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपने हर एक के ऊपर मैनेज करना है, स्टैटिन्स सम कंप्लीटली साइन है जिसको जरूरत है, और डायबिटीज केयर में काफी चेंजेस आ रही हैं। ऊपर से जो नहीं डायबिटीज मेडिकेशन है जो हम लोग यहाँ पर सीमाग्लूटाइड वगैरह रेकमेंडेड हैं, वो अगर किसी को डायबिटीज है सो दैट शुड बी रेकमेंडेड कि आप उसमें कर सकते हैं। So that's pretty much it. मेरी talk का I hope कि मैंने ज़्यादा time नहीं लिया हो इसके ऊपर, तो thank you. जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you Bilal. Actually, it was a wonderful talk. My just laptop is doing naughty things with me. Dr. Altaf, can you just take over? मैं मोबाइल से इतना अच्छा नहीं कर सकूंगा. Farooq is here. Dr. Altaf, I'm all ears anyway. Right. Thank you, Bilal, for a wonderful talk. हमारी recommendation भी similar है कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट FIB-4 या NAFLD फाइब्रोसिस स्कोर यूज करें, और इंटरमीडिएट और हाई रिस्क कैटेगरी में
फाइब्रोस्कैन या शेयर वेव एलास्टोग्राफी से स्ट्रेटिफाई करने की कोशिश करें फर्दर। और इस स्टेज पर जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में लिवर बायोप्सी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरमीडिएट और हाई रिस्क कैटेगरी में, पर्टिकुलरली जब कोई बहुत यू नो FDA अप्रूव्ड या अदर सोसाइटीज अप्रूव्ड कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आप दे सके प्रूव करने के बावजूद। सो व्हाट people are doing here, high risk or intermediate risk में फाइब्रो स्कैन करने के बाद they use the recommended treatment by the societies like vitamin E in non-diabetic patient and pioglitazone in patients with diabetes or without diabetes. Even in cirrhosis, there is some evidence, emerging evidence that it works. डायबिटीज में जैसे आपने कहा कि प्रेफरेंशियली GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड SGL2 इनहिबिटर्स यूज करने चाहिए क्योंकि उनका पॉजिटिव इफेक्ट है. So this is all we are recommending and we are doing in Pakistan. So the burden is great worldwide, including in Pakistan, as you mentioned. Diabetes is, we are third country in the world जो के highest prevalence की है. So we have a big burden of disease, and I think formally हमें भी pathways identify करने चाहिए जो local population को suit करे, जो कि अभी informal है but certainly formally करना चाहिए. I think आप सारे इतने experts बैठे हैं, I think it should not be a problem कि हम लोग जो है we can, आप लोगों की expertise and फारूक, ज़ीशान, आप सारे बल्कि हैं, तो I think PSH should take the lead, I would say, pathways को at least करने के. Sure. ज़ीशान, आपने hand raise किया हुआ है, you want to say something? Yes sir. एक तो question था बिलाल से कि that's my observation actually, कुछ इसका data भी है under publication है. I might take some expert advice from Bilal as well on that data. कि diabetic patients में, क्योंकि we have got a diabetes clinic at JPMC looking after, I have been looking after that. तो diabetic patients में बहुत frequently जो हमने observe किया है वो gamma GT और alkaline phosphate that has been found more correlating with poor control of diabetes and fibrosis. क्योंकि ALT as you said is not correlating, हमारे पास क्योंकि शेयर वेव elastography भी है and we have checked with that कि ALT के साथ most of the time it's not, और FIB4 जिनका ज़्यादा है it's more correlating with gamma GT and alkaline phosphate. इसका पोस्टर भी था PSSLD में मेरा एक अभी recently and उसका तकरीबन 400 plus patients का हमारा data है. I'm just planning that data, I might publish that as well. I think मैं आपको एक recommend करूं कि जल्दी से, क्योंकि this is the alkaline phosphatase is coming out as one of the fibrosis predictor, right? और ASLT में भी there was a couple of paper from Europe. तो इसमें ये होगा कि it's basically race. अगर आपने बड़े जर्नल पे, क्योंकि अभी तक मैंने जर्नल पे किसी का रिव्यू नहीं किया, हम लोग अपना भी डेटा NASH CRN का देख रहे हैं. We had some patients, लेकिन उसमें यही है कि they didn't have a well defined cohort के डायबिटीज का क्या अफेक्ट है, राइट? और वो दैट एनालिसिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट कि उसमें अगर आप डायबिटीज का, जैसे हम लोग तो कंट्रोल कर सकते हैं कि नॉन डायबिटिक को कंपेयर कर सकें, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन इज वेरी करेक्ट. देयर इज मोर एंड मोर डिस्कशन कमिंग आउट कि उसमें जीजीटी इज ऑलवेज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट? और उसके ऊपर, और अगर फाइब्रोसिस का भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं मे बी पाकिस्तान में, और ऊपर से कभी ये FIB4 या डिफरेंट स्कोर्स होते हैं तो आप कहते हैं वरना alkaline phosphate need to be added, or वो that's how you change it, like you can make it a FIB5, right? और आपने शो किया कि FIB4 के ये थे हम लोग, and that's how ये जो researchers होते हैं. तो I think the most important thing, I'm so impressed, जब आपने मुझे पहले भी पूछा था कि आपका जो data set very impressive, right? There may be some flaws or a limitation के biopsies नहीं है, लेकिन still like it can be used in a way to present that data. Thank you. Or other observation which I have seen, as I said you,
I've tried paired biopsy in with consent. जो educated patients मेरे कुछ थे उनसे, and in 6 patients, I've tried GLP-1 with pioglitazone in non-diabetic patients. With 2 of them had F4 fibrosis, and that has reverted within 6 months to F2, and that was amazing to me and very encouraging. So I think started 2 years GLP-1 back. will be the, I feel like, I think Farooq incorrect, but I think just our data aa raha hai, it looks very, very promising, right? Obviously, jo hum log yahan par semaglutide ka zyada, like, you know, because they are going into the phase 3 clinical trial, uska weight loss ke liye already approved ho gayi hai, diabetes ke liye approved hai. Patient like tolerance is still a problem. America में patients के काफी side effect होते हैं, rather than पाकिस्तान में तो बेचारे लेते रहते हैं. पाकिस्तान में ले लेते हैं. मेरा क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है GLP का, क्योंकि अगेन डायबिटीज प्रैक्टिस along with that pathology I am doing it, और मेरे काफी पेशेंट्स हैं. मतलब issue in Pakistan is the cost, because if you add on GLP to any patient is 25 to 30,000 cost you are advising per month, and that's a huge cost you add to the treatment. And I think the way the work just I think the most important thing I think Pakistani Diabetic Association and the Liver Society has to work together, because America may be endocrinologists are interested कि किसको fatty liver हुआ है उनके patient को. हम लोग कहेंगे fatty liver हो गया है, अब उसके बढ़ेगा liver को क्या है. So we're not thinking together कि, you know, it's like in the area preventive. और पाकिस्तान जैसी country में अगर आपके already इतना बड़ा burden है hepatitis C का, right, liver disease, और ऊपर से fatty liver अगर आपका आ जाता है, नई medications आएंगी, वो हम लोग नहीं afford कर सकेंगे, because ये companies are पैसे कमाने के, और अमेरिका में नहीं होगा. तो I think prevention is the biggest thing. और उसमें जो, you know, heart disease से वैसे ही, तो I think it has to be an umbrella type of thing जिसमें आपके सारे heart disease. Another thing, one thing I just wanted to make sure, there's some question here about metformin or statin. Those are perfectly fine to use in any patient with even cirrhosis. के अंदर भी the data is actually very good. Statin को don't hold anyone statin. जिसको भी statin चाहिए, they should be on it. And so, और महक का एक question था कि acute on chronic liver failure, and can I start patient on pioglitazone? I can acute on liver failure है already alcohol and Hep B, so I would not worry about fatty liver. If you score pioglitazone, won't gonna do anything, right? It's already too late, right? अगर patient का cirrhosis हो गया, so I would not, torture the poor patient. You should think about stopping the alcohol or अगर उसका है, so that's what maybe Farooq can add something to that. No, agreed. Ji Farooq, would you like to say something combining your experience in UK and Pakistan? I think it was really very helpful. अच्छा वैसे एक I know कि हम GLP-1 जो है उसमें we feel reluctant, but I actually think आप लोग एक लिहाज से बड़े lucky हो. And I tell you why, because you have huge population with diabetes. So the difference between liraglutide and semaglutide, the main huge difference with patient compliance is once a day, and semaglutide is once a week. Now, if you look at NICE as well as any world organizations, semaglutide is only approved and funded by insurance as well as welfare state funds if you have diabetes. Matt Armstrong did a study with liraglutide 1.8 milligram. I don't know why he didn't use 3 milligram. That was 2 years ago on NASH patients. But he has actually seen some effects, although, and then Phil Newsom, just a few months ago, NEJM was present, gave us semaglutide. And it's once a week. So I'm very interested because Zishan ka experience on the ground level about semaglutide kya hai, because semaglutide in fact is once a week. The main problem people get with semaglutide is nausea with any GLP-1s, but it shouldn't be surprising because that's how it works. I need to slow the gastric motility. Farooq, so let me clear. My experience was not with the liraglutide, because again the liraglutide tolerance was the issue with the nausea. I used delaglutide, which is the Lilly's once weekly, and all 6 patients were actually on chronicity, that's the delaglutide, and once weekly. Semaglutide has recently been launched last year in Pakistan. It was not available till last year, so let's see what it turns out to, but it's more or less of a class effect, I believe.
True. नहीं मैं जब Thank हम you. लोग मैनेजमेंट वाले सेशन पे आएंगे ना तो I would explain we are in fact GLP-1s have made the management paradigm relatively quite straightforward if I'm being honest. And because हम अब pioglitazones और इन चीजों के साथ bother नहीं करते. We are very clear. If it's a lean non-diabetic NASH, we try vitamin E first if we think that's going to work. If there is any amount of fibrosis, to be honest, with or without diabetes or even insulin resistance, home IR standard is if it's high, then they get seen by my diabetologist. And if they have diabetes, the approval is there for Lira. They get starts Lira straight away. If there isn't, अगर वो luckily खुशकिस्मती से diabetic निकल आए तो हम उन्हें semaglutide पे डाल देते हैं. Because it's once a week cheaper भी है और उसकी compliance भी बहुत बेहतर है. So I actually think personally anti-fibrotic medications, GLP-1 will probably win the race a lot more sooner before FXR, PPAR, Rexas, agonist will come into play. नहीं I completely फारूक और ऊपर से बस ये था Right. यहाँ पर एक ये चक्कर है कि ना इवन हम लोग जो phase 3 clinical trial पे patients कह रहे हैं कि why do I need to do placebo control मैं अपने patient doctor के पास जाके I can get a prescription for semaglutide, right? तो हम लोग already enroll करने में हमें problem हो रहा है. The dose they use was lower than they used for the diabetes in the phase 2 clinical trial जो New England Medical Journal में आया था. Interestingly, that clinical trial was very कि उसमें जो है fibrosis का significance नहीं आया था, लेकिन 33% placebo arm had which we never seen that much improvement in placebo arm. और उसमें weight loss is still the most important thing in every study that come out, जिसकी वजह से improvement है. Right. Honestly, Bilal, we have Dr. Asad and Najmuddin. yeah, we have two raised hands, so let's go to them first. Najmuddin, do you want to say something? Thank you, Bilal. Very enlightening again. मैं अब just wonder कोई literature है आगे रमजान आ रहा है. Does fasting have a positive effect on either of these two conditions, NAFLD or NASH? So I think मैं फारूक पे इस पे करूँगा intermittent fasting की there's not actually randomized control trial, right? Intermittent fasting का आया था, there was some benefit, और लेकिन it's not कि उन्होंने histologically proven. They have looked at the other parameters के HOMA-IR और diabetes उसके ऊपर, लेकिन it was more और जब ये intermittent fasting कहते हैं तो उसमें वो पानी शानी पी रहे होते हैं, right? हमारी तरह complete fasting का concept यहाँ पर they can't even believe कि हम लोग इतनी देर तक रोजा रख सकते हैं उनके लिए. That's so shocking. लेकिन I think in the end जो है it's very hard to do this randomized control trial, right? और कि उसके ऊपर आप fasting के साथ उसको आपने फिर यहाँ पर तो but I have not seen a recent literature, so I may not be up to date with that. I can take a look at it, let you know. But intermittent fasting, there was at least a couple of studies that have shown उसके ऊपर आई थी. It's more about calories, to be honest. हमारा problem ये होता है कि हम लोग hardly lose any weight in Ramadan, right? हम लोग gain weight करते हैं कि हम लोग समझते हैं कि अफ्तारी के वक्त और सेहरी पे जितना खा सकते हैं calories उस वजह से तो that is the problem. लेकिन I think the bigger question is कि आप अपने patients को क्या बोलते हो कि रोजा रखना है या नहीं रखना. I think that's a big religion. Well, the reason I asked this question, Bilal, is because during our practice, Ramadan के दौरान भी ultrasounds पे तहाशार होते हैं. And, anecdotally, I can tell you quite a lot of patients who come in for just screening, we find, liver mild to moderate kind of fatty infiltration in these patients. And I don't know how to actually interpret it. So इस वजह से somehow I believe these livers, if I was screening them otherwise, not in Ramadan, they might not be that fatty. So कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है during Ramadan which shifts the fat significantly into the liver. Sir, I will just add on my experience. Again, I don't have any data to back it up, but that's what my experience in diabetics and non-diabetics के fatty liver in fact बढ़ता है because of our diet patterns. हमारा caloric intake बहुत बढ़ता है. LFTs हमारी practice में हमने देखा है, it's very frequently go absurd of diabetic patients during and after the Ramadan, and it's very easily correlated with the HbA1c as well worsening. जिनको बेहतर होता है उनके जो है ना LFTs बेहतर होते हैं. और when I say LFTs, my observation is gamma GT more than ALT.
So yes, there may be, and it can be one of the fruitful thought that we should look into these patients के pre and post Ramzan ultrasound based fat content check करें and A1C follow करें, then correlate. I think एक चीज तो रमजान stop doing the ultrasound, wasting the money. Some other indication. जी असद थैंक यू हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को तो काफी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. मैं एक सवाल थ्रो कर रहा हूँ डॉक्टर नजम से होता हुआ बिलाल और पॉसिबली फारूक. हमारे गुजरांवाला है, आई एम श्योर लाहौर में जिस तरह हम फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, हर तीसरा अल्ट्रासाउंड के पेशेंट यूजुअली डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन और इनके लिए जाते हैं, तो हर दूसरा तीसरा अल्ट्रासाउंड फैटी लिवर आ रहा होता है. LFTs यूजुअली नॉर्मल होते हैं. तो एक तो मेरा ये है कि डॉक्टर नजम इनको कैसे देखते हैं, उन्होंने थोड़ा सा पार्टली रमजान के कंटेक्स्ट में आंसर किया है. और हमें जो डॉक्टर नजम से मेरा सवाल है वो ये है कि हमें कितना कंसर्न अल्ट्रासाउंड की होना चाहिए. और बिलाल आपसे ये है कि अगर LFT नॉर्मल है तो फिर हम इसको किस तरह से आगे लेके चलें. और गुजरांवाला और अमेरिका का BMI में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. जी नजम. PMI मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी जो अप्रोच है टुवर्ड्स रिपोर्टिंग दिस थिंग, माइल्ड स्टेटोसिस को तो मैं कैटेगोरिकली माइल्ड ही लेबल करूंगा, पर्टिकुलरली वेसल्स आर फाइन. लेकिन अगर कोई सीवियर स्टेटोसिस नजर आ जाता है हमें ऑन रूटीन स्क्रीनिंग, I think that's the time where we need to highlight, as Bilal has actually pointed out, in patients को निकाल के कहीं ना कहीं screening के लिए भेजना है. I don't think we can let it go as just mild steatosis. जब पूरे भरे में होंगे तो definitely किसी pathway पे डालना जरूरी है. That's my opinion. I think वो जो है, that's a very good question. उसमें दो चीजें जो आपके हम लोग जब रेडियोलॉजी वाले मेंशन करते हैं, obviously अगर किसी की हेपेरोस्प्लीनोमेगाली है, right? Those are the patients आपने वो that category के we need to monitor. Interestingly, splenomegaly can be seen just with fatty liver disease. There is more and more data without advanced fibrosis or portal hypertension. But हम लोग क्योंकि अमेरिका में we can do a lot of testing, so we had done a lot of studies and deciding कि अब हम लोग biopsies कम करते हैं हम लोग इसके ऊपर. लेकिन FIB4 I think they should be calculated. That's a very simple way of it, और उसके risk factors. लेकिन obviously our radiologists are so good in telling us कि किसी के अगर आपके findings है, तो I would say कि hepato-splenomegaly is one of the factors. Obviously अगर nodularity है या you worry about something vessels आपके हैं, but these should be at least mentioned in the report. One thing is that there was a whole study कि हम लोग कहते थे body of the report, कि उसमें लिखा होता था liver के अंदर कि हम लोग जो अमेरिका में सारे impression पे चले आते हैं, और impression में लिखा होता है liver is normal size, they didn't mention, or no one reads about it, and then they move forward and tell the patient everything. लेकिन जब वो body के अंदर लिखा होता है कि fatty liver and everything, so I think the reporting has to be standardized. I think that is a big part from the radiology side of things, कि किस तरह report करनी है और कौन से factors हैं जो कि on, और that is the big radiology aspect जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. One of the studies that going on कि कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर need to be automatically generate होगा कि the primary care has to involve do these testing. So that's what I would say. And I think Farooq, you came in, I don't know what the trend is in that pathway, incidental finding. Really, that's very true. Very quickly, this actually it's a very easy answer for this, and I can say that because मुझे ये मुलाजमत इसलिए दी गई थी कि I needed to stratify the pathways how to manage these patients. So first group वो है जो अभी डॉक्टर नजम ने और I think Farooq शायद उसका internet. जी, I think it is time now. So over to you, Asad. जी, thank you. Thank you very much. It has been a wonderful session, and I must say, after quite a long time, it was thoroughly enjoyable. I would like to thank Bilal for taking out time, and we will be bothering you again and again in due course of time. Next talk will be from Farooq about the management of NAFLD, और हमें फिर ज़ीशान के input की ज़रूरत पड़ेगी.
आई होप कि जीशान आप थोड़ा सा डेटा और इकट्ठा कर लें ताकि हम थोड़ी सी लड़ाई और कर सकें GLP-1 पे और इधर उधर. I am thankful to Ferosans for their educational support for this program, and not to mention our ACO team, Uzair, Amna, Kiran. She's probably busy today, so they have been a wonderful support for organizing and propagating this program. And inshallah, we are very soon, we will be bringing liver cancer MDT on ACO platform also, which will be, you know, a big plus for us on ACO, and also for the whole hepatology lovers in Pakistan. It's time now. Thank you to all the participants. अगर आप लोग हमें join ना करें तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम की कामयाबी का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग की. और प्लीज डू सेंड अस क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू फील, योर फीडबैक. आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, एंड वी कैन कीप आंसरिंग देम randomly in all the sessions to come. So thanks once again. It's time to say goodbye. Allah Hafiz. Uzair, you can call off the meeting. Sure, sir. I have shared the link for CME in the chat box. Please fill in that link if you want to claim CME. Thank you.